हेलो फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 या बिहार बोर्ड क्लास 10th ज्योग्राफी की तैयारी कर रहे हैं या फिर बिहार के किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये एमसीक्यू सीरीज आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। इस सीरीज में हम SCERT पर आधारित सबसे महत्वपूर्ण और बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों को कॉन्सेप्ट के साथ समझेंगे ताकि आपका प्रिपरेशन बिल्कुल मजबूत हो जाए। स्क्रीन पर आप जो बुक देख रहे हैं ये बिहार बोर्ड के द्वारा चलाई जाने वाली ज्योग्राफी बुक है क्लास 10th की। इसी बुक से एमसीक्यू तैयार किया गया है। एमसीक्यू इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि पूरा आपका चैप्टर कह लीजिए या फिर पूरा किताब कह लीजिए पूरा कवर हो जाएगा। ठीक है, पूरा किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, लाइन बाय लाइन जहाँ से एमसीक्यू बन सकता है वहाँ से बनाया गया है। ठीक है, तो अगर ये पूरा सीरीज देख लेते हैं तो निश्चित ही आप यहाँ पे देखेंगे तो ज्योग्राफी से आपका प्रश्न छूटने वाले नहीं हैं। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं और अपनी तैयारी को एक नए स्तर पर ले चलते हैं। आज हम अध्याय 1 भारत संसाधन एवं उपयोग से संबंधित बनने वाले कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है तो कई इसका पार्ट देखने को मिलेगा। आज पार्ट 1 है, इसके बाद पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 भी आ सकता है। ठीक है, जितना पार्ट बनेगा उतना हम लेकर के आएंगे, लेकिन क्वेश्चन कहीं से छोड़ेंगे नहीं, ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला सवाल है संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन किसका है? विकल्प में है रिटर, हम्बोल्ट, जिमरमैन या फिर इनमें से कोई नहीं। हर सवाल के बाद आपको 5 सेकेंड का टाइम देंगे, सोचिएगा, समझिएगा और उत्तर दीजिएगा। ठीक है, चलिए सही उत्तर है जिमरमैन। संसाधन होते नहीं बनते हैं, ये कथन जिमरमैन का है। ये कथन बताता है कि कोई भी वस्तु अपने आप संसाधन नहीं होती। जब मानव अपनी ज़रूरत, तकनीक और ज्ञान का उपयोग करके किसी वस्तु को उपयोगी बनाता है तो वह संसाधन कहलाता है। जैसे कोयला ज़मीन पर पड़ा है तो बेकार है, लेकिन तकनीक का इस्तेमाल करके जब इसे हम ऊर्जा के रूप में बदलते हैं तो वो हमारे लिए संसाधन बन जाता है। इसीलिए कहा गया है कि संसाधन बनते हैं, होते नहीं हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है निम्न में से कौन जैविक संसाधन नहीं है? विकल्प में है वनस्पति, पशु, खनिज, मानव। सही उत्तर है खनिज। जैविक संसाधन वे होते हैं जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं या जिनमें जीवन होता है, जैसे वनस्पति, पशु, मानव। इसके विपरीत अजैविक संसाधन वे होते हैं जिनमें जान नहीं होता या निर्जीव होते हैं, जैसे खनिज, चट्टान और जल। दिए गए विकल्पों में वनस्पति, पशु और मानव ये सभी जैविक संसाधन के उदाहरण हैं, जबकि खनिज अजैविक संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट को यहाँ पे क्लियर करते हुए चलेंगे, टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है संसाधनों को उपयोगी बनाने में मुख्य भूमिका किसकी होती है? विकल्प में है जलवायु, तकनीक, जनसंख्या, भूमि। सही उत्तर है तकनीक। कोई भी प्राकृतिक वस्तु अपने आप उपयोगी नहीं होती है। ठीक है, कोई भी प्राकृतिक वस्तु अपने आप उपयोगी नहीं होती है, इसे उपयोगी बनाने के लिए तकनीक या टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है निम्न में से कौन सा कथन सही है? बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला है संसाधन केवल प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं, संसाधन स्थिर होते हैं, संसाधन मानव और तकनीक पर निर्भर करते हैं, संसाधन केवल जैविक होते हैं। चलिए देखते हैं। पहला कथन दे रखा है संसाधन केवल प्रकृति के द्वारा निर्धारित होते हैं, ये कथन गलत है। इसमें मानव और तकनीक की भूमिका भी होती है। ठीक है, बी विकल्प में संसाधन स्थिर होते हैं, ये भी कथन गलत है। संसाधन बदलते रहते हैं। ठीक है, डायनेमिक होते हैं। सी विकल्प में है कि संसाधन मानव और तकनीक पर निर्भर करते हैं, ये कथन बिल्कुल सही है। मानव प्लस तकनीक इक्वल टू संसाधन, यही कॉन्सेप्ट है। डी विकल्प में संसाधन केवल जैविक होते हैं, ये भी कथन गलत है। ठीक है, संसाधन जैविक भी होते हैं और अजैविक भी होते हैं। जैविक संसाधन और अजैविक संसाधन का उदाहरण ऊपर हमने दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर क्या होगा? विकल्प नंबर सी सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है निम्न में से कौन संसाधनों के वर्गीकरण का आधार नहीं है? विकल्प में है उत्पत्ति, उपयोगिता, स्वामित्व और जलवायु। आपको नीचे नहीं देखना है, सिर्फ क्वेश्चन और विकल्प को ही देखना है, नीचे चीटिंग नहीं करना है। ठीक है, चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? सही उत्तर है जलवायु। ठीक है, संसाधनों के वर्गीकरण का आधार जलवायु नहीं है, जबकि उत्पत्ति है, उपयोगिता भी है, स्वामित्व भी है और विकास की स्थिति के आधार पर भी संसाधनों का वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है, इस डायग्राम को समझ सकते हैं। यहाँ से देखिए
संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया जाता है, उपयोगिता के आधार पर किया जाता है, स्वामित्व के आधार पर किया जाता है और विकास की स्थिति के आधार पर भी किया जाता है। सवाल पूछा गया है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है, तो याद रखिएगा दो वर्गों में। कौन कौन? जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसी तरीके से उपयोगिता के आधार पर भी 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन। स्वामित्व के आधार पर भी देखेंगे तो 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। कौन कौन? व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। जबकि विकास की स्थिति के आधार पर भी देखेंगे तो संसाधनों को 4 वर्गों में विभाजित किया गया है। संभव संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन, संग्रहित संसाधन। संग्रहित संसाधन कहिए या फिर संचित भंडार कहिए, संचित संसाधन कहिए, बात एक ही है। ठीक है, किताब में आपको संचित संसाधन देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे बात करें थोड़ा सा कि जैव संसाधन किसे कहते हैं, थोड़ा सा जूम कर देते हैं ताकि आपको अच्छा से दिखाई दे, विजिबल हो। जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो जो जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं। ठीक है, जैसे कि वनस्पति, जीव जंतु। अजैव संसाधन क्या होते हैं? जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जो निर्जीव स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि खनिज और भौतिक तत्व। नवीकरणीय संसाधन जो बार बार बनते हैं, समाप्त नहीं होते। जबकि अनवीकरणीय संसाधन क्या है? जो सीमित मात्रा में होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, इसे बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं। ठीक है, जबकि स्वामित्व के आधार पर आप देखेंगे पहला क्या है? व्यक्तिगत संसाधन। किसी व्यक्ति द्वारा स्वामित्व और उसके उपयोग किए जाने वाले संसाधन क्या कहलाते हैं? व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं। सामुदायिक संसाधन वे संसाधन होते हैं जो सामूहिक के रूप से उपयोग किया जाता है, जैसे कि गांव का तालाब, चारागाह, सामुदायिक वन, पंचायत भवन। ठीक है, राष्ट्रीय संसाधन वे होते हैं जो किसी देश के सभी नागरिक की समान धरोहर होता है। ठीक है, जैसे खनिज, जल संसाधन, वन, सड़कें। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन वे संसाधन होते हैं जो किसी एक देश तक सीमित न होकर के समस्त मानवता की धरोहर होती हैं, जैसे कि समुद्र, वायुमंडल वगैरह। ठीक है, विकास की स्थिति के आधार पर देखेंगे तो सबसे पहला संभव संसाधन जो भविष्य में उपयोग में लाया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि ज्वार ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हाइड्रोजन ऊर्जा। विकसित संसाधन क्या है? जिनका उपयोग हम वर्तमान में कर रहे हैं। भंडार संसाधन क्या है? जिनका पता चल चुका है परंतु उपयोग अभी उसका नहीं हो रहा है। ठीक है, जबकि संचय संसाधन क्या होते हैं? जिनका संरक्षण किया जाता है ताकि भविष्य में उपयोग हो सके। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा कि संसाधनों का वर्गीकरण उत्पत्ति के आधार पर किया गया है, उपयोगिता के आधार पर किया गया है, स्वामित्व के आधार पर किया गया है और विकास की स्थिति के आधार पर किया गया है। और इन्हें कितने वर्गों में विभाजित किया गया ये भी जरूर याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से सवाल पूछा जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, किसी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर पाए जाने वाले भूमि, खनिज, जल, वन और वन्यजीव किस श्रेणी में आते हैं? विकल्प में है सामुदायिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन या फिर व्यक्तिगत संसाधन। सही उत्तर है राष्ट्रीय संसाधन। किसी देश की राजनीतिक सीमा के अंदर पाए जाने वाले भूमि, खनिज, जल, वन और वन्यजीव किस श्रेणी में आते हैं? तो ये राष्ट्रीय संसाधन में आते हैं। ठीक है, याद रखिएगा स्वामित्व के आधार पर संसाधनों को हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं। कौन कौन? सामुदायिक संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और व्यक्तिगत संसाधन। ठीक है, हम बात करें यहाँ पे सामुदायिक संसाधन के बारे में, तो ये संसाधन किसी एक व्यक्ति के नहीं बल्कि पूरे समुदाय या फिर गांव के होते हैं, जैसे गांव का तालाब, सार्वजनिक पार्क और चारागाह। ठीक है, वहीं बात करें हम अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में, तो याद रखिएगा ये संसाधन किसी एक देश के नहीं होते, जैसे कि महासागर, अंतरिक्ष, अंटार्कटिका, है ना। याद रखिएगा कि 200 किलोमीटर के बाद का जो क्षेत्र होता है ना, वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहलाता है। ठीक है, इस पर सभी देशों का अधिकार होता है अंतर्राष्ट्रीय नियमों के अनुसार। ठीक है, वहीं बात करें व्यक्तिगत संसाधन के बारे में, तो ये संसाधन किसी व्यक्ति या परिवार के होते हैं, जैसे कि घर, खेत, निजी जमीन। क्लियर हो गया? तो इसका सही आंसर क्या है? सी विकल्प। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है? विकल्प में है कोयला, पेट्रोलियम, पवन या फिर लोहा। सही उत्तर है सी विकल्प, पवन। ठीक है, नवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो प्रकृति के द्वारा बार बार बनते रहते हैं, जल्दी समाप्त नहीं होते, जैसे कि पवन, जल, सौर ऊर्जा। इसके विपरीत अनवीकरणीय संसाधन बनने में लाखों साल लगते हैं, खत्म होने पर जल्दी वापस नहीं मिलते, इन्हें करोड़ों लाखों साल लग जाते हैं बनने में। ठीक है, तो कोयला, पेट्रोलियम और लोहा ये सभी अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण हैं, इनके बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जबकि पवन एक नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है।
पवन, जल, सूर्य ऊर्जा, ये सभी नवीकरणीय संसाधन के उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है पुनः चक्रीय संसाधन का उदाहरण है। विकल्प में है जीवाश्म ईंधन, धातु, वनस्पति या फिर जल। सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, धातु। अगर एक से अधिक विकल्प में होता तो जल को भी आप लेके चल सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका जो परफेक्ट आंसर होगा वो विकल्प नंबर बी होगा। एक से अधिक होता तो जल को भी आप लेके चल सकते थे। जल भी पुनः चक्रीय संसाधन का उदाहरण हो सकता है। ठीक है, पुनः चक्रीय संसाधन वे होते हैं जिन्हें बार बार प्रोसेस करके दोबारा उपयोग किया जा सकता है। आमतौर पर पिघलाकर रीप्रोसेस करके नया बनाया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल इसका धातु का ही है। ठीक है, चलिए आगे देखें। जीवाश्म ईंधन क्या है? जीवाश्म ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, एक बार जलने पर ये खत्म हो जाते हैं, दोबारा इसे नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, ये पुनः चक्रीय नहीं है। वहीं बात करें वनस्पति के बारे में तो ये प्रकृति से बनती है। ठीक है, इसका रिसाइकल नहीं किया जा सकता। ठीक है, चलिए ये नवीकरणीय कह सकते हैं वनस्पति। चलिए आगे देखते हैं, अगला सवाल लेते हैं। सवाल है जैव संसाधन का सही उदाहरण है। विकल्प में है चट्टान, खनिज, वनस्पति, धातु। सवाल सिंपल सा है, जैव संसाधन का सही उदाहरण क्या है? चट्टान, खनिज, वनस्पति या फिर धातु। सही विकल्प क्या होगा? सी विकल्प, वनस्पति। जैव संसाधन वे होते हैं जो जीवित होते हैं या जीवित स्रोतों से प्राप्त होते हैं, जैसे वनस्पति, पशु, मानव। इसके विपरीत अजैव संसाधन वे होते हैं जो निर्जीव होते हैं या फिर जिनमें जान नहीं होता, जैसे कि चट्टान, खनिज, धातु। ठीक है, तो यहाँ पे विकल्पों में देखिए चट्टान, खनिज और धातु ये सभी क्या हैं? ये सभी अजैव संसाधन के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगला सवाल है निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? विकल्प में है पवन, जल, सूर्य ऊर्जा या फिर पेट्रोलियम। बताना है अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण। सही उत्तर है पेट्रोलियम। ध्यान दीजिएगा, अनवीकरणीय संसाधन वे होते हैं जो बहुत लंबे समय में बनते हैं, लाखों वर्ष लग जाते हैं बनने में, एक बार खत्म होने पर जल्दी वापस नहीं होते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, खनिज। ठीक है, बाकी पवन, जल और सूर्य ऊर्जा ये तो नवीकरणीय संसाधन है, इसे बार बार यूज किया जा सकता है, बार बार प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है जिन संसाधनों का उपयोग भविष्य में संभव है लेकिन अभी नहीं हो रहा है उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प में है विकसित, भंडार, संभव, संचित। सोचिए समझिए, अच्छे से उत्तर दीजिएगा, क्योंकि इस तरह के सवाल में लोग फंसते हैं। सही उत्तर है संभव। विकल्प नंबर यहाँ पे देखेंगे तो सी सही होगा, संभव। ठीक है, याद रखिएगा। संभव संसाधन मतलब होता है कि अभी उपयोग में नहीं है लेकिन भविष्य में उसका उपयोग संभव है। तकनीक, ज्ञान के विकास पर यह निर्भर करता है। जैसे वो तकनीक ज्ञान क्या हम पालेंगे तो उस संसाधन का प्रयोग हम लोग करना शुरू कर देंगे। जैसे कि राजस्थान में सौर ऊर्जा, अरुणाचल प्रदेश में जल विद्युत, तो ये सभी टेक्निक की वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल हम लोग अभी नहीं कर पा रहे। तो ऐसे संसाधनों को हम लोग संभव संसाधन कहते हैं। ठीक है, वहीं बात करें विकसित संसाधन क्या होते हैं? ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा तो जिनका उपयोग पहले से हो रहा है या ऑलरेडी यूज में है। ठीक है, ऑलरेडी इन यूज मतलब कि ऑलरेडी उपयोग में है, ऐसे संसाधनों को हम विकसित संसाधन कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि विकास की स्थिति के आधार पर संसाधनों को हम 4 वर्गों में विभाजित करते हैं: संभव, विकसित, भंडार और संचित। ठीक है, तो विकसित तो हम लोग देख लिया। ठीक है, संभव भी देख लिया। अब बात करते हैं भंडार के बारे में। ठीक है, तो भंडार का क्या मतलब है? मतलब ये कि संसाधन मौजूद है लेकिन तकनीक के अभाव में उपयोग नहीं हो रहा है। ठीक है, ये पोटेंशियल से थोड़ा अलग है। ठीक है, वहीं बात करें संचित के बारे में, उपयोग में है लेकिन भविष्य के लिए बचा करके रखे गए हैं। संचित का क्या मतलब है? उपयोग में है, यूज भी हो रहा है लेकिन हम इसे भविष्य के लिए बचा करके रखे हुए हैं, इसे हम लोग संचित कहते हैं, संचित संसाधन कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद रखिएगा चारों का क्या मतलब है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा और भी समझा दें डिटेल्स में ताकि कंफ्यूजन ना रहे, है ना।
देखिए अगर कह रहे हैं यहाँ पे पोटेंशियल, ठीक है, डेवलप्ड, डेवलप्ड मतलब क्या होता है, ऑलरेडी यूज्ड, हम इसे कह सकते हैं ऑलरेडी इन यूज, ठीक है। देखिए पोटेंशियल जो है ना आपका, स्टॉक का क्या मतलब है, स्टॉक मतलब कह सकते हैं टेक्नोलॉजी नहीं मेरे पास अभी, ठीक है, टेक्नोलॉजी मेरे पास अभी नहीं है। संचित का क्या मतलब है कि यूज भी कर रहे हैं लेकिन इसे सेव भी कर रहे हैं, ठीक है। जबकि पोटेंशियल क्या है, पोटेंशियल मतलब संभव, संभव मतलब फ्यूचर यूज, इसका फ्यूचर में यूज किया जा सकता है, ठीक है। तो बस ये अब 4 पॉइंट याद रखिए। विकसित का मतलब तो ऑलरेडी यूज, भंडार का मतलब टेक्नोलॉजी नहीं है मेरे पास अभी, संभव का मतलब है फ्यूचर में इसका यूज होगा, ठीक है, इसमें भी टेक्नोलॉजी मेरे पास नहीं है अभी, उसमें भी कह सकते हैं आप। और संचित का मतलब है कि यूज भी किया जा रहा है लेकिन इसे हम फ्यूचर के लिए सेव करके रखे हुए हैं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, बताना है कि कौन सा कथन सही है। पहला दे रखा है, भारत में सभी संसाधन समान रूप से वितरित हैं, कुछ क्षेत्र संसाधनों से समृद्ध हैं और कुछ गरीब हैं, कुछ क्षेत्र संसाधनों से समृद्ध हैं और कुछ क्षेत्र गरीब हैं, सभी राज्य केवल खनिजों में समृद्ध हैं, संसाधनों में कोई क्षेत्रीय भिन्नता नहीं है। चलिए बात करते हैं पहला विकल्प में क्या दे रखा है, भारत में सभी संसाधन समान रूप से वितरित है, ये कथन बिल्कुल गलत है, ठीक है। भारत में सभी संसाधन समान रूप से वितरित है क्या, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। भारत में हर जगह समान संसाधन नहीं है, कहीं खनिज अधिक देखने को मिलता है, कहीं जल अधिक देखने को मिलता है, बिल्कुल कहीं नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये कथन गलत है। बी विकल्प में कुछ क्षेत्र संसाधनों से समृद्ध है और कुछ गरीब है, ये कथन बिल्कुल सही है। जैसे देखिएगा झारखंड खनिज समृद्ध है, यहाँ पे खनिज से ये समृद्ध राज्य है। राजस्थान में आप देखेंगे तो जल की कमी है, ठीक है, तो ये कथन बिल्कुल सही है। सभी राज्य केवल खनिजों में समृद्ध हैं, ये भी कथन गलत है। बहुत से ऐसे राज्य हैं जो खनिज में आप देखें गरीब हैं, जैसे बिहारी देख लीजिए, है ना, तो ये कथन भी गलत है। डी विकल्प में देखिए लिखा है, संसाधनों में कोई क्षेत्रीय भिन्नता नहीं है, बिल्कुल गलत है ये कथन, ठीक है। वास्तव में भिन्नता बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, बी विकल्प सही हो जाएगा। कुछ क्षेत्र संसाधनों से समृद्ध है और कुछ गरीब भी हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। पहला है, झारखंड और छत्तीसगढ़ खनिजों में गरीब हैं, झारखंड और छत्तीसगढ़ खनिज एवं कोयला में समृद्ध हैं, इन राज्यों में जल संसाधन नहीं है, यह केवल कृषि पर निर्भर है। बताना है कि कौन सा कथन सही है। चलिए बात करते हैं, यहाँ पे पहला कथन के बारे में दे रखा है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ खनिजों में गरीब हैं, बिल्कुल कथन गलत है, ये तो अमीर राज्य हैं खासकर खनिजों के मामले में, ठीक है। बी विकल्प में झारखंड और छत्तीसगढ़ खनिज एवं कोयला में समृद्ध है, ये कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखेंगे तो झारखंड में कोयला और लोहे प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जबकि छत्तीसगढ़ में कोयला और बॉक्साइट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो खनिज के मामले तो ये समृद्ध राज्य हैं। सी विकल्प में लिखा है कि इन राज्यों में जल संसाधन नहीं है, तो ये कथन गलत है, ठीक है। यहाँ पे नदी भी है, जल संसाधन बिल्कुल उपलब्ध है, और ये केवल कृषि पर निर्भर है ऐसा नहीं है, ये खनिज आधारित उद्योगों पर भी निर्भर है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर बी सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। अब बताना है कि कौन सा कथन सही है। यहाँ पे पहला दे रखा है, बिहार खनिजों में पूरी तरह गरीब है, बिहार में केवल जल संसाधन है, बिहार चूना पत्थर और पायराइट जैसे खनिजों में समृद्ध है, बिहार में कोई संसाधन नहीं है। तो चलिए बात करते हैं, पहला विकल्प में दे रखा है कि बिहार खनिजों में पूरी तरह गरीब है, ये कथन तो गलत है, पूरी तरह से गरीब ये नहीं है। बिहार में कुछ खनिज पाए जाते हैं, खासकर देखेंगे कैमूर रोहतास की तरफ अच्छा खासा चूना पत्थर अभ्रक वगैरह पाया जाता है, ठीक है। बिहार में केवल जल संसाधन है, तो ये भी कथन गलत है। बिहार चूना पत्थर पायराइट जैसे खनिजों में समृद्ध है, ये भी कथन बिल्कुल सही है, ठीक है। बिहार में कोई संसाधन नहीं, ये कहना गलत होगा। विकल्प नंबर सी सही हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला सवाल देखिए। सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, सवाल क्या बोल रहा है, सही नहीं है ना। चलिए पहला क्या दे रखा है कि राजस्थान में सौर एवं पवन ऊर्जा प्रचुर है लेकिन जल की कमी है, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, लद्दाख में जल खनिज और आधारभूत संरचना की कमी है,
लद्दाख संसाधनों से पूरी तरह समृद्ध है। तो चलिए बात करते हैं पहला कथन के बारे में। दे रखा है कि राजस्थान में सौर एवं पवन ऊर्जा प्रचुर है लेकिन जल की कमी है। तो ये कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, राजस्थान में सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा प्रचुर मात्रा में देखने को मिलता है लेकिन यहाँ जल की कमी देखने को मिलती है। कथन सही है। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा चेक करते हैं, अरुणाचल प्रदेश में जल संसाधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो ये भी कथन सही है। ठीक है, यहाँ पे भारी वर्षा होती है, कई नदियाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है ना, तो जल संसाधन बहुत अधिक है यहाँ पे। सी विकल्प में दे रखा है कि लद्दाख में जल खनिज आधारभूत संरचना की कमी है। तो ये कथन भी सही है। ठीक है, लद्दाख में जल खनिज और आधारभूत संरचना की कमी देखने को मिलती है। लद्दाख एक ठंडा रेगिस्तान, संसाधन यहाँ पे ठंडा रेगिस्तान देखने को मिलता है, संसाधनों की कमी देखने को मिलती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत कम है यहाँ पे। तो ये कथन सही आप कह सकते हैं। वहीं डी विकल्प में देखें तो लद्दाख संसाधनों से पूरी तरह समृद्ध है। तो ये कथन गलत हो जाएगा। जब सी सही तो फिर डी गलत हो जाएगा। अर्थात पूछा था कौन सही नहीं है, तो डी नंबर यहाँ पे सही नहीं है। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। अगला सवाल है, संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करती हैं। संसाधनों का अत्यधिक उपयोग किस प्रकार की समस्याएं उत्पन्न करता है। विकल्प में है केवल आर्थिक, केवल सामाजिक, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक एवं पर्यावरणीय, या फिर कोई भी समस्या उत्पन्न नहीं करता है। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करती है जब हम संसाधनों का अत्यधिक उपयोग करते हैं। ठीक है, जब संसाधनों का अत्यधिक उपयोग होता है तो केवल एक क्षेत्र एक क्षेत्र ही नहीं बल्कि कई क्षेत्रों में समस्या होती हैं। ठीक है, पर्यावरणीय प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन होता है, देखने को मिलता है। आर्थिक में बात करें तो संसाधनों की कमी देखने को मिलती है। सामाजिक के रूप में देखें तो असमानता, संघर्ष देखने को मिलती है। सांस्कृतिक में बात करें तो फिर जीवन शैली पर असर पड़ता है। इसलिए हम कह सकते हैं यहाँ पे कि संसाधनों का जब हम ज़्यादा प्रयोग करते हैं ना, तो सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक और पर्यावरणीय ये सभी समस्याएं वो देखने को मिलती हैं। तो डी सी विकल्प यहाँ पे सही होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल है कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है। विकल्प में है जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, अमर्त्य सेन, या फिर विनोबा भावे। बहुत ही अच्छा सवाल है। हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है लेकिन पेटी भरने के लिए नहीं, यह कथन किसका है, ये आपको बताना है। सही उत्तर है महात्मा गांधी। यह प्रसिद्ध कथन गांधी जी का है। उनका सिद्धांत था सरल जीवन, सीमित उपभोग और प्रकृति का सम्मान। विकल्प नंबर बी यहाँ पे सही होगा। ठीक है, यह कथन संसाधनों के सीमित उपयोग और लालच पर आधारित है। इसका अर्थ है पृथ्वी पर सभी की जरूरत पूरी करने के लिए पर्याप्त संसाधन है लेकिन लालच के लिए नहीं। ठीक है, ये विचार आप कह सकते हैं कि सतत विकास से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो बी विकल्प सही होगा। अगला सवाल है, नर्मदा बचाओ आंदोलन किससे संबंधित है। विकल्प में है जल संरक्षण, वन संरक्षण, खनिज संरक्षण, या फिर मृदा संरक्षण। चलिए सही उत्तर इसका क्या होगा, विकल्प नंबर ए जल संरक्षण। नर्मदा बचाओ आंदोलन एक प्रमुख पर्यावरण और सामाजिक आंदोलन है। इसका मुख्य मुद्दा क्या था, बड़े बांधों का विरोध करना, विस्थापन की समस्या, जल संसाधन और पर्यावरण संरक्षण करना। यह आंदोलन नर्मदा नदी पर बने प्रोजेक्ट जैसे सरदार सरोवर के खिलाफ था। ठीक है, तो विकल्प नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल ही सही होगा, ध्यान रखिएगा। इससे शुरुआत कब हुआ था, 1985 के आसपास हुआ था। इसका नेतृत्व कौन किया था, मेधा पाटेकर। ठीक है, खास करके मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र एरिया में ये ज़्यादा विरोध इसका देखने को मिला था। इन क्षेत्रों में इसका विरोध किया गया था। ठीक है, मुख्य मुद्दा इसका जरूर ध्यान रखिएगा, मुख्य मुद्दा था इसका विस्थापन प्लस पर्यावरण। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। बताना है चिपको आंदोलन का संबंध किससे है। विकल्प में है जल संरक्षण, वन संरक्षण, भूमि सुधार, या फिर ऊर्जा संरक्षण। सही उत्तर है वन संरक्षण। ठीक है, याद रखिएगा चिपको आंदोलन एक प्रसिद्ध वन संरक्षण आंदोलन है। इसका मुख्य विचार था पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे। ठीक है, इसका मुख्य विचार क्या है चिपको आंदोलन का, पेड़ों को काटने से बचाने के लिए लोग पेड़ों से चिपक जाते थे, इसीलिए इसका नाम पड़ा था चिपको आंदोलन। कहाँ पे हुआ था ये, तो ये उत्तराखंड में हुआ था। तत्कालीन उस समय उत्तर प्रदेश हुआ करता था। ठीक है, 1973 के आसपास ये घटनाएं घटी थी।
मतलब ये आंदोलन शुरू हुआ था। ठीक है, आंदोलन किया गया था, ये वाला चिपको आंदोलन। ठीक है, और पूछा जाए इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे, प्रमुख नेता कौन थे, तो सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, उद्देश्य था पेड़ों की कटाई को रोकना। क्लियर हुआ। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल है, रॉबर्ट्स इकोनॉमी का संबंध किससे है। रॉबर्ट्स इकोनॉमी का संबंध किससे है ये बताना है। विकल्प में अब देखिए क्या दे रखा है, सतत विकास, संसाधनों का संतुलित उपयोग, संसाधनों का शोषणात्मक दोहन, या फिर प्राकृतिक संरक्षण। सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, संसाधनों का शोषणात्मक दोहन। ठीक है, रॉबर्ट्स इकोनॉमी का अर्थ है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसमें संसाधनों का अंधाधुंध शोषण किया जाता है, बिना भविष्य की चिंता किए केवल लाभ के लिए संसाधनों का उपयोग होता रहा है। ठीक है, इसमें होता क्या है, संसाधन खत्म हो जाते हैं, पर्यावरण खराब हो जाते हैं और फिर असंतुलन की स्थिति देखने को मिलती है। ठीक है, तो रॉबर्ट्स इकोनॉमी ध्यान रखिएगा, ये संसाधनों का शोषणात्मक दोहन से संबंधित है। विकल्प नंबर सी सही होगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ। विकल्प में है 1968, 1972, 1987, 1992। बताना है सिंपल सा, पर्यावरण संरक्षण हेतु प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था। सही उत्तर है 1972। बी विकल्प सही होगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन कब हुआ था, 1972 में हुआ था, और ये पहला बड़ा वैश्विक सम्मेलन भी था जो कि स्टॉकहोम में किया गया था। ठीक है, इसका इम्पोर्टेंस क्या था, तो ये पहली बार दुनिया ने मिलकर पर्यावरण पर चर्चा की थी। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट को। ठीक है, तो ये था आज का महत्वपूर्ण 20 प्रश्न, बाकी और भी प्रश्न बनाए जा रहे हैं तो बहुत जल्दी आपको देखने को मिलेगा। बाकी आज सिर्फ 20 प्रश्न ही हैं। अगर ये सेशन समझ में आया हो, पसंद लगा हो, ठीक है, चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाइएगा, सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर इसी तरह के पार्ट 2 में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।